आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ के चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या था? रैशनल नंबर, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। उस चैप्टर में डाउट किसी को? कोई डाउट यदि नहीं है उस चैप्टर में, तो आज हम लोग अपना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चलिए, नहीं वो तो बाद में है, चैप्टर नंबर 12 है वो। लेकिन अकॉर्डिंग टू हम लोग चैप्टर वाइज देखें तो सबसे पहला हमारा रैशनल नंबर, उसके बाद फिर हमारा ये वाला लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया था रैशनल नंबर को, तो अपने पहले वाले क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने बेसिकली उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोगों ने समझा था, है ना? तभी जाके हम लोगों ने रैशनल नंबर चैप्टर को शुरू किया था। उसी प्रकार से ये चैप्टर नंबर हमारा 2 भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है, मालूम होना चाहिए ना। देखो, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है हमारा, ये चैप्टर का नाम है पूरा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है हमारा इसमें लीनियर, दूसरा है इक्वेशंस और तीसरा है वेरिएबल। यानी कि इस चैप्टर के नाम में 3 वर्ड हमारा छुपा हुआ है, जिसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं है वही हम लोग अभी करने वाला है, ठीक है? यानी कि चैप्टर को शुरू करने से पहले आज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और कुछ सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहला बात हम इस चैप्टर में आपको ये बता दें कि इस चैप्टर को हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। याद रखेंगे, इस चैप्टर को हम लोग 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले वाले हिस्सों में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। किसको? इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स को। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना? उसके बाद सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को, और तीसरे नंबर में हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, क्या बताइए, वर्ड प्रॉब्लम्स को। अब वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत प्रकार का है। आपके क्लास 8 में वर्ड प्रॉब्लम बहुत अलग अलग प्रकार का दिया गया है आपके बुक में, तो हर एक प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसको करने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चलेंगे हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर चलेगा और बाद में फिर आगे हमारे खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए, और इसमें खुद हमारा 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। इन तीनों के मतलब को आपको समझाएंगे, फिर वहां पर कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, उस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है? शुरू कराया जाए, शुरू किए करें। चलिए, थोड़ा देखिए ध्यान से। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, यहां से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? यहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, यानी कि इसके पहले वाले हिस्से को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, जरा आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे सबसे पहला टर्म है हमारा वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल जो है ना, एक वर्ड से निकला है जिसको हम लोग कहते हैं वेरी, और वेरी का मतलब होता है चेंज। समझते चलेंगे हम लोग एक एक करके हर एक चीजों को, तो आपका ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का ये जो वेरिएबल आप वर्ड देख रहे हैं, ये एक वर्ड से निकला गया है, वेरी से, और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका A, B, C, D, E, F, X, Y, Z एटसेट्रा। यानी कि A से लेकर Z तक के जो अल्फाबेट दिखते हैं आपको, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, जब आप सवाल बनाते होंगे तो क्या सवाल के बीच बीच में कहीं कहीं पे
ABCD से लेकर Z तक का कोई भी एक अल्फाबेट मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस प्रकार से कभी देखे होंगे 4x, या फिर आपने देखा होगा 5y, या फिर आपने देखा होगा 10p। इस प्रकार से आपने देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा है आपने। तो यहाँ पे जो x, y, p जो दिख रहा है ये बेसिकली हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो सवाल में यदि कहीं पे भी a से लेकर z तक में कुछ भी आपको दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो क्या है? हमारा वेरिएबल है। लेकिन फिर आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर वेरिएबल निकला हुआ है एक वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं वेरी, यानी कि वेरी वर्ड से हमारा वर्ड निकल गया है वेरिएबल। आपने वेरी का मतलब बताया चेंज, ठीक है, लेकिन सर चेंज क्या होगा यहाँ पे वो बताइए। एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया, ठीक है, लेकिन चेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए चेंज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। चेंज का मतलब यहाँ पे है, आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि आपने पहला सवाल सॉल्व किया और उसमें x का वैल्यू 2 आ गया, मान लीजिए। दूसरा आपने सवाल सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू 4 आ गया। आपने तीसरा सवाल सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू 8 आ गया। आपने चौथा सवाल सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू 10 आ गया। आपने पांचवा सवाल सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू 15 आ गया। अब जरा एक बात बताइए हमको, आपके पास कितने क्वेश्चन थे टोटल? 5 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, लेकिन वेरिएबल तो हमारा x ही रहेगा ना। यहाँ पे वेरिएबल हमको कौन सा दिख रहा है? x दिख रहा है, लेकिन हर जगह पे x का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? देखो वेरिएबल हमारा हर में एक ही है, x x x x x, लेकिन हर बार उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहां से हमको ये सीखने को मिल गया कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, बदल सकता है। कोई दिक्कत इसमें? उसी प्रकार से हमारा y का हो सकता है, z का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म। उसके बाद हमारा दूसरे, मिटा दे आप इसको, चलिए दूसरे नंबर पे हमारा आता है, क्या आना चाहिए आपके अनुसार से दूसरे नंबर पे? वेरिएबल के बाद क्या आना चाहिए दूसरे नंबर पे? वेरी गुड। दूसरे नंबर पे हमारा आएगा वेरिएबल के बाद कांस्टेंट, या फिर बहुत सारे बुक में इसको सिंपली कांस्टेंट टर्म भी कहा गया है। दोनों एक ही चीज है, घबराना नहीं है। कांस्टेंट बोले या कांस्टेंट टर्म बोले, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? एक समझना है। अब जरा इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा। कांस्टेंट जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। इसके मतलब को हम लोग समझेंगे अभी। पहले एक एग्जांपल देते हैं आपको, तब आप इसको अब ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे ये जो नॉर्मल नंबर आपको दिखता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत दूर तक, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। लेकिन सर आपने यहाँ पे लिखा कि डू नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट क्या चेंज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लोग एक कोई वैल्यू उठा लेते हैं, सपोज कीजिए कि 7 उठा लेते हैं। क्या 7 का वैल्यू कभी बदलेगा क्या? मतलब 7 तो हमेशा 7 ही रहेगा। क्या 7 के बदले में हम 8 लिख सकते हैं? क्या 7 के बदले में 12 लिख सकते हैं? क्या 7 के बदले में 15 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसका मतलब कांस्टेंट हमारा वैसा वैल्यू होता है जो कि कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहता है। इसको आप ऐसे भी समझिए, 7 को हम लोग इंडिया में 7 लिखेंगे तो क्या अमेरिका में जाके 7 हमारा 9 बन जाएगा? कभी नहीं। क्या इंडिया में 7 लिखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ये 7 हमारा 12 बन जाएगा? कभी नहीं। मतलब कि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो 7 है तो 7 ही रहेगा। 7 के बदले आप 8 नहीं लिख देंगे, 9 नहीं लिख देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट रहता है, एकदम फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वेरिएबल क्या था? वेरिएबल जो है ना बेसिकली हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन क्या कांस्टेंट कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और एग्जांपल 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जहां तक आप लिखना चाहते हैं काउंटिंग नंबर, वहां तक लिख दो आप, वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब तीसरे नंबर पे हमारा है टर्म्स। टर्म्स, हालांकि मैथ में हम डेफिनेशन लिखते नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। लेकिन हाँ,
फिर भी कभी कभी हमको लगता है कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहिए और बहुत ही छोटा डेफिनेशन लिखना चाहिए, तो जानबूझ के हम डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप उसको समझ भी पाए। और हमेशा आप गौर करेंगे कि मेरा डेफिनेशन हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा, बुक से बिल्कुल अलग। बुक का यदि लिख देंगे तो फिर बुक में और बोर्ड पे लिखा हुआ में फ़र्क क्या रहेगा। इसीलिए डेफिनेशन सबसे छोटा होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए, आप समझ जाओ, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है बड़ा आसान, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नॉन एज टर्म्स। क्या लिखा गया इसमें डेफिनेशन में, देखिए ध्यान से। इसके डेफिनेशन में लिखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नॉन एज टर्म्स। यानी कि एग्जांपल आप पहले समझिए तो अभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 4x 5y 10p 15q एटसेट्रा। क्या लिखा गया इसमें, टर्म्स किसको कहेंगे, कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका किसका, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। इट मीन्स वेरिएबल का और कांस्टेंट का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को आपस में क्या कर दो, आप कंबाइन कर दो, मिला दो, जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग कहेंगे टर्म्स। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। चलिए आप बताइए पहले, 4 क्या है, एक वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। x क्या है, वेरिएबल है। तो एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो क्या इन दोनों को आपस में कंबाइन करके 4x बन गया, बिल्कुल बन गया। इट मीन्स 4x इज अ टर्म। उसी प्रकार से ये देखो 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स 5y बन गया। इट मीन्स 5y हमारा क्या बन गया, एक टर्म बन गया। उसी प्रकार से 10p देखो, 10 क्या है, कांस्टेंट है, p क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स 10p हमारा बना, इट मीन्स ये भी हमारा एक टर्म है। उसी प्रकार से ये वाला भी है। तो जब भी हम लोग एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ या फिर एक कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो जो रिजल्ट बनता है उसी को हम लोग कह देते हैं टर्म। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यदि आप कोई पूछ दे कि बताओ इसमें यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, तो कितने लिखे हुए हैं जरा बताइए तो। 4, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म। और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कितना लिखना चाहेंगे आप? कलम खत्म हो जाएगा लेकिन टर्म्स खत्म नहीं होंगे कभी। सोचो इतना ज्यादा होता है टर्म। तो हमारा ये हो गया टर्म्स। टर्म्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर में है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका भी डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा आसान लिखेंगे डेफिनेशन। पहले आप समझिए इसका डेफिनेशन, आप लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले आप ये बताइए, टर्म्स के डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था? टर्म्स के डेफिनेशन में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट लिखा था। यानी कि वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में आप कंबाइन कर रहे थे, तो जो रिजल्ट आ रहा था उसी को हम लोग टर्म्स कह रहे थे। लेकिन उसके डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखें तो उसके डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसी टर्म को आपस में कंबाइन करने वाले हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को नहीं, बेसिकली इसी टर्म को आपस में हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। और कंबाइन करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा आपको ज्यादा। चलो एक एग्जाम्पल ना आप मेरे तरफ से ले लो। चलो यहीं से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है 4x और 5y लिखा आपने, तो आप यहाँ पे क्या करो, चलो इसको मान लो आप 4x और यहाँ पे आप मान लो 5y। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। कंबाइन करने का यहाँ पे काम कौन करता है? प्लस का साइन और माइनस का साइन। तो यहाँ पे यदि हम इन दोनों के बीच में
प्लस का साइन डाल दे तो क्या ये दोनों हमारा कंबाइन हो गया, यानी कि क्या दोनों एक साथ आ गया? बिल्कुल आ गया। तो आप जरा बताइए कि 4x हमारा क्या था, एक टर्म था, 5y क्या था हमारा एक, वो भी टर्म था, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों को आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? प्लस का साइन कर रहा है। इट मीन्स ये दोनों का दोनों अब हमारा कंबाइन हो चुका, एक साथ आके मिल चुका। इट मीन्स ये हमारा एक तरीके से पूरा क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसका एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा है 10p माइनस 15q, ये हमारा क्या आ गया बताइए? ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इन दोनों का आपस में कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? माइनस का साइन कर रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब हम लोग दो या दो से ज्यादा, चलो एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, यहाँ पे आप एग्जांपल एक और ले लीजिए। चलो यहाँ पे आप मान लो 4a प्लस 5b माइनस 10c, क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा? हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्यों कहलाएगा? क्योंकि भैया ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। अच्छा, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है? a, इसमें वेरिएबल b, इसमें वेरिएबल c, इसमें कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट 5, इसमें 4 था, इसमें 5 है, इसमें कांस्टेंट 10, बात खत्म। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसको आपस में प्लस और माइनस साइन के द्वारा क्या कर दिया गया है? कंबाइन कर दिया गया है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, यदि आपको ये भी आप समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर पे आइए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आइए आप यहाँ पे इसके 5वें नंबर पे है इसका लीनियर। क्या है? लीनियर, LINEAR, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर, या फिर पावर को डिग्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा आप, 1। क्या लिखा हुआ है? लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब यहाँ पे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर या फिर डिग्री 1। इसका एग्जांपल देंगे ना आपको और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं 4x प्लस 5y का। देखिए ध्यान से, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि क्या 4x प्लस 5y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। और अब यहाँ पे कहा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर 1, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जरा बताइए, x के ऊपर कुछ आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर कितना है? 1 है। y के ऊपर कुछ पावर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर क्या है? 1 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 4x प्लस 5y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये एक लीनियर भी है, कह सकते हैं। तो कोई पूछे कि बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और लीनियर में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कहलाता है और लीनियर बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना हो? मात्र 1 हो, उसको हम लोग कर देंगे लीनियर। कोई दिक्कत इसमें? तो ये 1 बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि यदि पावर कुछ नहीं है इसका मतलब कि हमारा वो 1 तो है ही। अच्छा, एक एग्जांपल हम अपने मन से देते हैं आपको, ठीक है? एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5, क्या ये हमारा एक लीनियर कहलाएगा क्या? कैसे? नहीं, समझिए पहले ध्यान से। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या ये एक लीनियर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन क्या 2 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हमने डेफिनेशन में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर या फिर डिग्री 1, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर मात्र कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पावर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे पावर 1 है। इसके बावजूद भी ये हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा, मतलब कि ये एक लीनियर नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा सवाल दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये लीनियर है कि नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पावर इसका कितना है? 2 है, लेकिन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। इट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? तो हालांकि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ताकि आपको याद रहे
4x² प्लस 20x माइनस 15 कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख के इस प्रकार से आप काट दीजिएगा, ताकि आप जब कॉपी को पलट कर देखेंगे तो आपको मालूम चलता रहेगा कि हाँ ये एक हमारा लीनियर नहीं है। आगे बढ़े, चलिए इसका एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं। चलो एक एग्जांपल हम लोग इसका ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, ये वाला 10p माइनस 15q। बताइए क्या ये एक लीनियर है? कैसे लीनियर है? हाँ, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है, यानी कि p का भी पावर यहाँ पे 1 है और q का पावर भी यहाँ पे 1 है। अच्छा, पावर लिखा हुआ 1 1 नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लिखा हुआ रहे तो भी ठीक है, नहीं लिखा रहे तो ऑटोमेटिकली 1 तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर का मतलब। लीनियर के बाद आइए आप 6वें नंबर पे, वो है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं, क्या देखिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल देंगे आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, बस ये एक एग्जाम्पल है, बस इसको आप ध्यान में रहेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये बस क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 14। देखिए जरा ध्यान से, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो पूछेंगे जवाब दीजिएगा, ठीक है? बताइए क्या 4x माइनस 20 और 20x प्लस 14, क्या ये दोनों का दोनों हमारा एक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। अब जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन दे देते हैं ना, वही हमारा कहला जाता है इक्वेशन। क्या कहला जाता है? इक्वेशन। इक्वल टू के साइन को ही बेसिकली हम लोग कहते हैं इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वालिटी का मतलब क्या? इक्वल का साइन बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। तो जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में आप इक्वल टू का साइन दे देते हैं, वही हमारा कहला जाता है इक्वेशन। कोई डाउट इसमें? एक एग्जांपल और ले लीजिए आप इसका। चलो एक एग्जांपल हम अपने और मन से दे देते हैं। चलो 15p माइनस 3 बराबर 30p प्लस 13। बस ये एक एग्जांपल है, ठीक है? ये बस एग्जांपल है, आपको यही समझना है। तो देखो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों के बीच में हमने क्या साइन दे दिया है? इक्वल टू। इट मीन्स ये भी हमारा क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा मेरे बातों को अब जरा ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ पे टोटल हम लोगों ने अभी तक 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने समझा है, और 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को जब चूंकि हम लोग अब समझ चुके हैं, तो अब जरा इस पे देखिए, तो लीनियर, इक्वेशंस और वेरिएबल, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी है। तो क्या ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा डिस्कस हो गया क्या? पता करते हैं। लीनियर है सबसे पहला। लीनियर का मतलब आपने क्या समझा? लीनियर का मतलब आपने समझा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर केवल कितना होगा? 1 होगा, उसको हम लोग कह देंगे लीनियर। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है? आगे उसके बाद था इक्वेशंस। जब हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग इक्वल टू का साइन दे देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन कह देते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अब वेरिएबल किसको कहते हैं भाई? जो चेंज हो जाए, मतलब x y z a b c d e f g k l m n जो भी है, मतलब अल्फाबेट, वो सबका सब हमारा वेरिएबल कहलाता है। कहाँ गया? ये वाला, है ना? यानी कि अब आपको मालूम चल गया होगा इस चैप्टर के मतलब को समझ, यानी कि अब आपको ये चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली हमारा 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स था। पहला था लीनियर, दूसरा इक्वेशंस और तीसरा हमारा वेरिएबल। तीनों का तीनों के मतलब को समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके कुछ नए चीजों को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जरा मेरे बातों को ध्यान से देखेंगे। 6वां हो गया, 7वां नंबर पे आप आइए। यहाँ 7वां में है solutions of a
सॉल्यूशंस ऑफ अ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब कि इस प्रकार का आपको दे देगा, इक्वल टू का साइन रहेगा बीच में, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा और इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। उन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग, वही अब हम लोग यहाँ पे 7वें नंबर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का ना आपके बुक में लंबा तगड़ा स्टेप दिया गया है, प्रोसीजर पूरा दिया गया है, उसको फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सवाल बनाएंगे ना, तो सवाल बनाते ही यानी कि सवाल बनाने के प्रोसीजर में ही हम लोग पूरे उस स्टेप को भी समझ जाएंगे। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि किस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व करना है, पूरा स्टेप वाइज दिया गया उसमें। क्या उसको फॉलो करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है मैथ डेफिनेशन पे नहीं बल्कि मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेप जो आपके बुक में दिया गया उसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिकली जो यहाँ पे हम सवाल बनाएंगे उसी के थ्रू आपका वो स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग इक्वेशंस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी कि हम लोग उसको बेसिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, एक एक सवाल देंगे आपको। चलिए पहला सवाल हम आपको देते हैं। पहला सवाल है हमारा 4 + x = 8। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। इसमें बेसिकली इस प्रकार का जब भी सवाल दिया हुआ रहे ना, अच्छा एक बात और हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जब दो सवाल यहाँ पे दिया रहे और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ रहे पहले से, तो वहां पे हम लोग साइन देते हैं ये वाला। कौन वाला? ये वाला। ठीक है, यानी कि जब एक इक्वल टू का साइन ऑलरेडी बीच में हुआ दिखा जाए, एक इक्वल टू का साइन जब बीच में ऑलरेडी आपको दिख जाए तो उससे पहले हम लोग साइन देते हैं ये वाला। ठीक है, और यदि मान उतना तो आइडिया नहीं है लेकिन ये वाला साइन आप देंगे पहले। ठीक है, चलिए, और मान लीजिए कि यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहा था, मान लीजिए ये हमारा इक्वल टू का कुछ नहीं साइन यहाँ पे रहा था, तो क्या साइन देते? केवल इक्वल टू का देते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इस वाले साइन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं आपको। बराबर 8 था हमारा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इस प्रकार के सवाल में बेसिकली हम लोगों को निकालना पड़ता है किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू। देखिए एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स आप इधर ही रहने दो, 8 ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत इसमें? और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू 4। अच्छा, इसमें ना एक और चीज बताया जाता है, वो है हमारा ट्रांसपोजिंग। क्या है? ट्रांसपोजिंग। बताते हैं वो क्या है। ट्रांसपोजिंग क्या है बताते हैं। देखिए ट्रांसपोजिंग कुछ नहीं है, बेसिकली जब आपने इस +4 को इक्वल टू के उधर लेके आपने आया तो किस में बदल गया? माइनस में बदल गया ना। या फिर इस -4 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। तो जब हम लोग कोई नंबर को प्लस से उधर लेके जाते हैं तो माइनस में बन जाता है, और माइनस से उधर से इधर लेके आएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं, यानी कि इसी प्रोसीजर को, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिंग। बस देखो मैथ के बुक में ना आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता है स्टेटमेंट, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली सवाल पे अप्लाई करके देखोगे ना तो लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान था। आप ट्रांसपोजिंग के डेफिनेशन को एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अभी आप तुरंत समझ गए। आप ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या? इक्वल टू के इधर से इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिंग। और ये चीज हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी लागू होता है। मल्टीप्लाई वाला कोई चीज उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड वाला कोई चीज इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिंग। बस हो गया। तो मैथ के डेफिनेशन में कभी मत जाना, दिमाग पगला जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, पता ही नहीं चलेगा। उसको बेसिकली आप सवाल में अप्लाई करके देखो, आसान तरीके से समझ में आ जाएगा तुरंत। तो ट्रांसपोजिंग समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और सवाल ले लेते हैं हम लोग। सवाल हम लोगों का अभी सिलसिला जो है चलता रहेगा। चलिए उसके बाद आप लीजिए 7x + 3 = 9। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। आपको वैल्यू किसका चाहिए बताइए? x का चाहिए, तो 7x को आप फिलहाल अभी इधर रहने दो, 9 - 3। हमने क्या किया है, ये +3 हमारा था, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3। अच्छा क्या यहाँ पे ट्रांसपोजिंग हुआ? बिल्कुल हुआ। ये हमारा 3 प्लस में था, उधर चला गया, माइनस में बदल गया, यानी कि यहाँ पे भी हमको ट्रांसपोजिंग देखने को मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 7x इज इक्वल टू 6। अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, x का, तो x को आप इधर रहने देंगे 6। बताइए ये हमारा 7 अभी किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू 6/7, ये आपका वैल्यू निकल गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। आसान है कि हार्ड है, आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल लीजिए आप। तीसरा नंबर सवाल है 9x - 6 इज इक्वल टू 12। क्या ये नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। वैल्यू किसका चाहिए आपको, x का चाहिए, तो उसको आप पहले इधर रहने दो 12। बताइए ये हमारा माइनस उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू कितना, बोलिए जल्दी फटाक से, कितना होगा 18। x का चाहिए वैल्यू आपको, x इज इक्वल टू कितना होगा 18/9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू काट देंगे 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। बस इतना ही आसान होता है ये, और इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस इतना आप कर देंगे काम चल जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखिए, 4th नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर है 7y/2 इज इक्वल टू 4। चलिए अब आप बताएंगे कि सर इसको सवाल कैसे सॉल्व किया जाए, ये वाला आप बताइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत अच्छा है आपने बताया। अच्छा चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपको मालूम है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 है, आप 1 तो डाल सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि 7y को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 7y को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा, 7y ही रह जाएगा। 4 से 2 को करोगे तो 8। अब y का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या बन जाएगा 8/7, क्योंकि 7 हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 8/7। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और सवालों को सॉल्व करेंगे। 4 हो गया। 5 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखिए। 5वां नंबर हमारा सवाल है 8x + 3 इज इक्वल टू 27 + 2x। ये आपके पास सवाल है। इसमें आपको वैल्यू किसका चाहिए, पहले बताइए हमको। x का वैल्यू चाहिए, तो x एक बार यहाँ पे है 8x और यहाँ पे 2x है, तो x को हम लोग एक साथ लेते आएंगे। चलिए तो यहाँ पे हमारा 8x है, उसको आप रहने दीजिए 8x। ये हमारा 2x किस तरह है, प्लस में है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा बराबर। ये 27 इधर था, इधर ही रहने दीजिए। ये 3 हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो -3, बात खत्म। माइनस करो कितना आएगा 6x आएगा। 8x - 2x यानी कि 6x। इसको आप कीजिए कितना आएगा, जल्दी बोलिए फटाक से। नहीं टोटल 27 - 3 है। लाइट पर रहा है क्या उसमें, उधर से लाइट पर रहा है, उस पर नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, 27 है और 3 है तो 24। कितना 24। हाँ हो सकता है लाइट इसे पर रहा होगा, क्योंकि वो मरकरी का लाइट जो है ना इस पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना। खैर तो 24 आ जाएगा हमारा। वैल्यू चाहिए किसका आपको, x का, यानी कि 24/6। x का वैल्यू कितना 4, क्योंकि ये हमारा कितने बार में कट जाता है 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू आपका 4 आ गया। तो देख रहे हो कितने आसान तरीके से हमारा बन जा रहा है। इसी चीज को आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो बताया गया है स्टेप, पहले आप ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, बहुत लंबा तगड़ा है। आप उसको पढ़ोगे ना पता ही नहीं चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो अच्छा है, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसको नेग्लेक्ट करो, उसको छोड़ो, आप सवालों को डायरेक्ट बनाओ। इसमें आपको स्टेप भी मालूम चल गया कैसे कैसे बनाना है, और इसमें जो हमारा एक डेफिनेशन था ट्रांसपोजिंग वो भी समझ में आ गया आपको। ट्रांसपोजिंग सिंपली ये कहता है कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला उधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पहला बात ये कहता है। दूसरा बात, मल्टीप्लाई वाला इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड वाला इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस ये हमारा कहलाता ट्रांसपोजिंग। और इसी चीज को इतना हवा बना दिया एनसीईआरटी में, पढ़ोगे ना मतलब लगेगा कि ये क्या लिखा गया है, समझ में नहीं आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो गया। सवाल नंबर 6 देखिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, यहां तक हो गया ना। हाँ ये वाला मिटा देते हैं। सवाल नंबर आप 6 देखिए। 6 नंबर सवाल है 8x - 3/3x = 2। आपको यहाँ पे फिर से मालूम चल गया कि सर कुछ नहीं है, नीचे तो 1 होता ही है हमारा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे भी आपको फिर से वही चीज दिख रहा होगा, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए तो यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं।
8x माइनस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, यानी कि 8x माइनस 3 ही रहेगा, बराबर 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6x, 3 2 जा 6 और x 6x। चलिए आपको वैल्यू चाहिए किसका, x का, तो आप क्या करेंगे 8x इधर है उधर रहने दो, ये हमारा 6x है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 6x, और ये प्लस माइनस 3 हमारा इधर उधर जाएगा तो प्लस 3, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 8x माइनस 6x कितना 2x बराबर 3, इट मीन्स x बराबर 3/2। वेरी गुड, ये हो गया हमारा x का वैल्यू, बस बात खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 5 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल को सॉल्व किया जाए, क्या दिख रहा होगा आपको इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है। चलिए आप क्या करेंगे 3x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कर लेते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 5 को, और 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 1 से, तो वही रह जाएगा हमारा, यानी कि 2x प्लस 1 ही रह जाएगा, 2 अच्छे से लिख देते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15 बराबर 2x प्लस 1। आप x वाले को एक साथ लेते आओ, तो यहाँ पे हमारा 9x है और यहाँ पे हमारा 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, वेरी गुड। और हाँ यहाँ पे हमारा 1 रह जाएगा, ये हमारा प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15। अब इसका आंसर आप बताइए, नीचे जगह तो नहीं है लेकिन आप यहाँ पे कर लो। चलिए बताइए 9x माइनस 2x 7x बराबर, इसका बताओ माइनस 14, बहुत अच्छा माइनस 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 14/7, वैल्यू कटेगा ये हमारा कितने बार में 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया -2, यही हो गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, आसान था या हार्ड था, आसान था। चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम बताएंगे ना, कुछ और सवालों को सॉल्व कराएंगे ना, तो और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने सबसे पहला जो हमारा था इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको हम लोगों ने समझा। टोटल हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हालांकि देखा जाए तो बेसिकली कितने थे 6 थे, और 7वें नंबर से हम लोगों ने शुरू कर दिया था इसके क्वेश्चन को बनाना, यानी कि दोनों आज हम लोगों ने लगभग टच कर लिया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हमारा खत्म हो गया और क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। बेसिकली क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है। अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास से होगा तो वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे, नहीं तो कुछ और अलग अलग प्रकार के आपको सवाल देंगे, ठीक है। यदि देखेंगे कि कुछ सवाल बच रहा है तो कुछ और सवाल देंगे आपको बनाने के लिए, खुद हम बनाएंगे आप भी बनाएंगे साथ में। नहीं यदि दिख रहा होगा कि सवाल सब हो गया, मान लीजिए हो गया, तो फिर हम लोग किस में चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में चलेंगे। और इसका वर्ड प्रॉब्लम और मजेदार है, सबसे मजेदार वही चीज है, ठीक है। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फोटो खींच लिए और केवल उसको फोन में रखना है, नहीं, उसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था बेसिकली ये वाला चैप्टर हमारा शुरू तो हो चुका है, आज बहुत कुछ हम लोग आज सीख भी चुके हैं, कोई डाउट इसमें। चलिए तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का टॉपिक में कहीं डाउट रहे तो आप बेझिझक एक बार कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, देखेंगे कि यदि कुछ और सवाल बच रहा है तो हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्टली अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।